जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत ने मेन बैटल टैंक्स के लिए बनाया गया अपना पहला स्वदेशी इंजन का किया टेस्ट फायर। 2026 तक डिलीवर होगी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बची हुई 2 और स्क्वाड्रन। यूक्रेन और रशिया के राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इलेक्शंस के बाद उनकी कंट्री को विजिट करने के लिए किया इनवाइट। 2004 में भारत और चीन के बीच हुआ था LC तेजस प्रोग्राम में संयुक्त रूप से काम करने वाला डिस्कशन। और ग्वादर पोर्ट पर चीन और पाकिस्तान की मल्टी-बिलियन डॉलर की CPEC परियोजना पर हुआ हमला। आज 20 मार्च को मैसूर में BEML की इंजन डिवीजन में मेन बैटल टैंक्स के लिए बनाए गए भारत के पहले स्वदेशी 1500 हॉर्स पावर वाले इंजन की पहली टेस्ट फायरिंग कंडक्ट की गई थी। और इस स्वदेशी इंजन की पहली टेस्ट फायरिंग के दौरान भारत के डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरिधर अरमाने जी भी मौजूद थे। और ऑफिशियल्स के मुताबिक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड ये जो इंजन है तो ये दुनिया भर के सबसे एडवांस्ड इंजन के बराबर खड़ा होता है। ये जो परियोजना है ये अगस्त 2020 में शुरू की गई थी और इसे 2025 के मध्य तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। और आपको बता दें कि जो स्वदेशी इंजन है ये अर्जुन टैंक के एडवांस वर्जन अर्जुन मार्क 1 को पावर देने के लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल होगा। बाकी अगर बात करें इस इंजन के कुछ एडवांस फीचर्स की तो इसमें CRDI फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा सेल्फ एयर फिल्टर क्लीनिंग इलेक्ट्रॉनिक वार्निंग कंट्रोल, हाई पावर टू वेट रेशियो। इसे बनाया गया है एक्सट्रीम कंडीशंस में ऑपरेट करने के लिए। इसे 5000 मीटर के हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में भी ऑपरेट किया जा सकेगा। इतना ही नहीं बल्कि ये 55 डिग्री सेल्सियस से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में भी ऑपरेट करने में सक्षम होगा। और इस इंजन के पहले जनरेशन का जो प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 20 इंजन्स बनाए जा रहे हैं जिनके ट्रायल अगले साल शुरू होंगे। और अगर इन इंजन्स के ट्रायल्स पूरी तरह से सफल रहते हैं तो फिर इन्हें इंडियन आर्मी के आर्मर्ड व्हीकल्स में इंटीग्रेट किया जाएगा। और फिर इसी परियोजना के तहत जो जनरेशन 2 के इंजन्स होंगे तो उनके अलग अलग ट्रायल्स CVRD यानी कि कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में कंडक्ट होंगे। फिर जिसके बाद उन्हें भी एक्चुअल व्हीकल्स में यूजर टेस्टिंग के लिए इंटीग्रेट किया जाएगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट में ऑफिसर्स के हवाले से कंफर्म किया गया है कि अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने जो 35 सोमाली पायरेट्स को पकड़ा था तो उन्हें भारत वापस लाया जाएगा और उन पर भारत में ही मुकदमा चलेगा। बाकी जो पायरेट्स हैं शनिवार को भारत पहुंचेंगे और उन्हें भारत की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को हैंडओवर किया जाएगा। बाकी इन पायरेट्स के खिलाफ एग्जैक्टली किस तरह के चार्जेस लगने वाले तो इसके बारे में कोई भी खुलासा फिलहाल अभी नहीं किया गया। बाकी इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है जिसमें ANI की रिपोर्ट में डिफेंस सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि रशियन साइड ने भारत को इस बारे में सूचित किया है कि जो बची हुई S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स के 2 स्क्वाड्रन्स हैं तो उनकी डिलीवरी भी रशिया अगस्त 2026 तक पूरी कर देगा। हालांकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की डिलीवरी 2024 तक कंप्लीट होने की उम्मीद थी, लेकिन रशिया का यूक्रेन के साथ हुए कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इस योजना में थोड़े बदलाव करने पड़े। और जबकि आज 20 मार्च को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने रशियन काउंटर पार्ट राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनियन काउंटर पार्ट राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करी है। रशियन राष्ट्रपति के साथ हुई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में भारतीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को उनके इलेक्शन में फिर से जीत के लिए बधाई दी और रशिया के सभी लोगों की पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए शुभकामनाएं दी। और दोनों देशों के लीडर्स इस बात पर भी सहमत हुए कि वे आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और भी मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। और जबकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर डिस्कशन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने इस विवाद को डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सुलझाने वाले भारत की कंसिस्टेंट पोजीशन को फिर से दोहराया है। जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ हुई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में भी दोनों देशों के लीडर्स ने अलग अलग स्फेयर्स में भारत और यूक्रेन की पार्टनरशिप को मजबूत करने के अलग अलग तरीकों को डिस्कस किया। और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के मामले में भारतीय प्रधानमंत्री ने वही सेम बात कही जो कि उन्होंने रशिया के राष्ट्रपति को कही। और उन्होंने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि भारत एक पीसफुल सॉल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। बाकी यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए जिस तरह से भारत लगातार मानवीय सहायता दे रहा है तो उसके लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत की सराहना की है। और दोनों देशों के लीडर्स आगे भी टच में बने रहने के लिए सहमत हुए। और जबकि वियॉन की रिपोर्ट के मुताबिक आज की इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में यूक्रेन और रशिया दोनों के ही लीडर्स ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इलेक्शंस के बाद उनकी कंट्रीज को विजिट करने के लिए इन्वाइट भी किया। आज 20 मार्च को स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से एक सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। और इस ऑपरेशन के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ 4 हैंड ग्रेनेड्स और बाकी के वॉर लाइक स्टोर्स भी रिकवर किए गए। बाकी जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा इंटरोगेशन जारी है। बाकी इसके अलावा जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि इंडियन आर्मी ने अपने एक नए इनोवेशन जो कि एक पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस है तो उसका पेटेंट सिक्योर किया है। तो इसी डिवाइस के स्पेसिफिकेशन से जुड़ा हुआ एक अपडेट ये भी देखने को मिला है कि ये डिवाइस 2.5 किलोमीटर की दूरी से वायर्ड और वायरलेस मोड्स ऑफ फायरिंग के माध्यम से एक्सप्लोजिव्स को डेटोनेट करने की कैपेबिलिटी देता है। वरना अभी तक इस कार्य के लिए जिस तरह के सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा रहा था
तो वो मैकेनिकली ऑपरेटेड वायर्ड सिस्टम्स थे जो कि 400 मीटर्स की लिमिटेड रेंज के साथ आते थे। रॉयटर्स की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया कि बलोच सेपरेटिस्ट द्वारा पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ग्वादर पोर्ट पर गन्स और बॉम्ब्स के साथ हमला किया गया। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि इस ग्वादर पोर्ट पर चीन और पाकिस्तान की मल्टी-बिलियन डॉलर वाली सीपैक परियोजना चल रही है और इस परियोजना के तहत चीन ने यहाँ पे काफ़ी भारी निवेश कर रखा है। तो इसलिए यहाँ पे हमला होना केवल पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि चीन के लिए भी एक चिंता का विषय है। इस दौरान हमलावरों द्वारा कई सारे ब्लास्ट भी किए गए और जबकि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के मुताबिक इस मुठभेड़ में उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने करीब 7 से 8 हमलावरों को ढेर भी किया। बाकी इस हमले में पाकिस्तान की तरफ कितनी कैजुअल्टीज हुई हैं तो इससे जुड़ी हुई कोई रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। बाकी एक और अपडेट है कि IMF ने पाकिस्तान के लिए $3 बिलियन के फाइनेंशियल बेल आउट पैकेज के आखिरी भाग जो कि $1.1 बिलियन का है तो वो भी पाकिस्तान के लिए अप्रूव कर दिया है। बाकी वो बात अलग है कि IMF द्वारा अप्रूव किए गए जो पैकेज है ये पाकिस्तान जहाँ खर्च करने वाला है तो उससे पाकिस्तान के लोगों का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, वो बात अलग है कि पाकिस्तानी मिलिट्री के जो टॉप ब्रास हैं उनका फ़ायदा तो ज़रूर है। हाल ही के समय में सोशल मीडिया पर फ्लाइट इंटरनेशनल मैगजीन में पब्लिश हुआ 2004 का आर्टिकल एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। इस आर्टिकल को वीना सिंह द्वारा लिखा गया था और इस आर्टिकल में रिवील किया गया था कि लेट जुलाई 2004 में चीन से एक हाई लेवल डेलीगेशन ने भारत को विजिट किया था और उनके इस विजिट का उद्देश्य था भारत के स्वदेशी LCA तेजस फाइटर प्रोग्राम में एक जॉइंट डेवलपमेंट के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना। और इसी आर्टिकल का स्नैपशॉट वायरल भी किया जा रहा है। इस आर्टिकल में भी बताया गया है कि कैसे भारत ने पहले अपने LCA प्रोग्राम में एक पोटेंशियल पार्टनर के तौर पर ब्रिटिश एरोस्पेस और स्वीडन के साब ग्रुप को भी अप्रोच किया था, लेकिन उनमें से कोई भी कंपनी इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए नहीं आई। लेकिन फिर इसके बाद इस प्रोग्राम में शामिल होने की इच्छा के साथ चीन का डेलीगेशन भारत आया था। हालांकि इस आर्टिकल में सोर्सेस के हवाले से भी कहा गया है कि चीन और भारत के बीच सिविलियन एयरक्राफ्ट वाले मामले में तो कॉपरेशन पॉसिबल हो सकता है, लेकिन सोर्सेस ने चीन और भारत के बीच किसी तरह के मिलिट्री कोलैबोरेशन पर अपना डाउट जताया है। हालांकि वो बात अलग है कि शायद रियलिटी नहीं बनाए और LCA तेजस प्रोग्राम में चीन की कोई पार्टनरशिप भारत ने नहीं करी है। हम बस उम्मीद करेंगे कि उस समय भी जो बात हुई हो वो केवल डिस्कशन तक ही सीमित हो। बाकी इसके अलावा एक और अपडेट है कि बांग्लादेश में एक बार फिर से हमारे एडवर्सरीज द्वारा एक नए तरह के इंडिया आउट कैंपेन को रन किया जा रहा है और इस कैंपेन में चीन के साथ साथ पाकिस्तान के भी पूरी तरह से इन्वॉल्व होने के एविडेंस मिले हैं। हाल ही में ट्विटर में ऐसे कई सारे बॉट अकाउंट्स बने हैं जो कि बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन के नाम पर फेक नैरेटिव रन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें उनके द्वारा भारत के खिलाफ कई सारे ऑफेंसिव पोस्ट किए जा रहे हैं और कुछ खास तरह के हैशटैग्स जैसे कि इंडिया आउट, बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स, इस तरह के मल्टीपल एंटी इंडिया हैशटैग्स को ट्रेंड करवाने का प्रयास किया जा रहा है। और तो और कुछ यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो कि लगातार एंटी इंडिया कंटेंट पब्लिश करने में लगे हुए हैं। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2007 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन हर्षन आर और लांस नायक भवान सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और कैप्टन हर्षन आर को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत ने रशिया के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील कौन से वर्ष में साइन करी थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।